स्पर्धा में 400 मीटर का रेस हुआ था। उसके बाद अमेरिकी नौसेना और कोचीन शिपयार्ड के बीच जो है एक समझौता हुआ था। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद सुविधा पोर्टल, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था बताइए? सुविधा पोर्टल। चुनाव आयोग, इलेक्शन चुनाव कमीशन। आयोग के। और सेवा पोर्टल के बारे में बात किए थे, वो किसके द्वारा किया गया था? सेबी, सेबी के द्वारा। सेबी के द्वारा। जी। ओके, उसका गगन शक्ति एक अभियान था, उसके बारे में बात किए थे। किस चीज से जुड़ा हुआ था, याद कीजिए। ये बहुउद्देशीय है, नहीं नौसेना का। नहीं नहीं, गगन शक्ति जो है ना वो आगरा, जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है, उस पे आपात लैंडिंग कराया गया था ना फाइटर विमानों का। ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ था। इस अभियान का नाम गगन शक्ति दिया गया था। ठीक है। उसके बाद दक्षिण कोरिया जो है वो अपनी जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया था, इसके बारे में पढ़े थे। ठीक है। उसके एमएसपी के बारे में बात किए थे कि जो राज्य केंद्र सरकार है वो एमएसपी पर चना खरीदना शुरू करने वाली है। और एमएसपी के बारे में कल डिटेल में बात किए थे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के बारे में भी बात हुई थी। ठीक है। तो आज जो है उसके आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्क्रीन दिख रहा है क्या आप लोगों को? हेलो। जी सर। जी सर, दिख रहा है। ठीक है। यस सर, दिख रहा है। जी। तो आज हम लोग जो है 11 अप्रैल से शुरू करते हैं। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक पहुँचता है। तो पहला न्यूज है कि बिहार में सिर्फ 57% लोगों के पास है संचार सेवा। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को याद क्या रखना है कि दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार जो है वो निचले पायदान पर है, सबसे लास्ट है। टॉप पर जो है दिल्ली है। ठीक है, और दूसरे पायदान पर केरल है। इसको याद रखिएगा आप लोग। दूरसंचार का घनत्व का जो एक रिपोर्ट आया है उसमें बिहार सबसे निचले पायदान पर है। पहले स्थान पर दिल्ली है, दूसरे स्थान पर केरल है। नीचे से अगर बात करें तो ये बिहार है पहले नंबर पे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश है। ठीक है, तो ये अच्छा, इसको याद कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में जो है कुछ चुनाव हुआ था। तो उसमें जो है कई निकायों में भारत को जीत हासिल हुई है, उसमें से एक प्रमुख है ना। जैसे सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के बाद भारत के जगजीत पावडिया, ठीक है, ये व्यक्ति हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, जगजीत पावडिया का, जो अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुने गए हैं। ठीक है, तो ये यूनाइटेड नेशंस का जो एक बॉडी है उसमें नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड कहलाता है ये। ठीक है, उसके ये अध्यक्ष चुने गए हैं, इनका नाम है जगजीत पावडिया, ये नाम याद रखिएगा। उसके बाद ये देखिए, क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग आया है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस बहुत सारा सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी किया गया है। ठीक है। उसके बाद इसमें जो है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, भारत के अन्य यूनिवर्सिटीज में पहला रैंक इसको मिला है ना। और समग्र रूप से अगर पूरे विश्व में बात की जाए तो ये 20वें स्थान पर है। ठीक है। उसके बाद अहमदाबाद का जो आईआईएम अहमदाबाद है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, उसको मैनेजमेंट कोटा में 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। उसके बाद चेन्नई का जो है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंस, ठीक है, तो इसको डेंटल, है ना, दंत चिकित्सा में उसको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये 24वें स्थान पर है पूरे वर्ल्ड वाइड में। उसके बाद अगर सबसे टॉप पे बात किया जाए तो सॉरी, लंदन का जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो पहले स्थान पे रहा है। ठीक है, तो ये क्यूएक्स यूनिवर्सिटीज रैंकिंग है, ये जारी किसके द्वारा किया जाता है? तो ये क्वाकबरेली साइमंड्स के द्वारा जारी किया जाता है, इसी को शॉर्ट में क्यूएक्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें याद क्या रखना है? इसमें याद ये रखना है कि पहले हमारा जेएनयू आया है। ठीक है, मैनेजमेंट कोटा में पहले नंबर पे आईआईएम अहमदाबाद है। ठीक है, उसके बाद अगर इंजीनियरिंग की बात करें तो इसमें आईआईटी बॉम्बे पहले स्थान पर है। और डेंटल दंत चिकित्सा में बात करें तो इसमें सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है चेन्नई का है, ये पहले स्थान पर आया है। ठीक है,
इससे कई बार सवाल पूछा गया है, तो इसका आप लोग याद रखें। उसका देखिए, कल हम लोगों ने कोयला के पढ़ा भी था, आज जब हम लोग रिवाइज करे तो उसमें भी देखे थे कि भारत में जो कोयला उत्पादन है वो पहली बार 100 टन 100 करोड़ टन के पार चला गया है। उसी से जुड़ा हुआ न्यूज है कि साल के आखिर तक 20 कोयला खदान होंगी चालू, यानी अभी वर्तमान में जितने कोयला खदान चालू हैं उसके अलावा 20 और कोयला खदान इस वर्ष के लास्ट तक शुरू होने वाली है। इसमें एक पॉइंट यहाँ याद वाली है कि कोल इंडिया का योगदान 80% से अधिक है। ठीक है, तो यानी सबसे ज्यादा कोयला का जो निष्कासन जो होता है, निकालता है, ये कोल इंडिया के द्वारा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए फिर वही क्यूएक्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज रैंकिंग के बारे में, इसमें जेएनयू पहले नंबर पे है, ये हम लोग रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जेएनयू, आईआईएम अहमदाबाद है, आईआईटी बॉम्बे जो है ये टेक्निकल यूनिवर्स रैंकिंग में पहले स्थान पर है। इसके अलावा सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो है ये डेंटल कॉलेज में पहले स्थान पर है। उसके बाद देखिए ये बढ़िया न्यूज है, कल हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी कि आरबीआई का जो है 19th स्थापना दिवस मनाया गया, एस्टेब्लिशमेंट ईयर 90वां। ठीक है, तो इसके संबंध में नरेंद्र मोदी जो है वहाँ गए हुए थे प्रोग्राम में, फिर वहाँ उनका भाषण हुआ था, उन्होंने रुपया जो है उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण पर बात किया था। ठीक है, डॉलर के मुकाबले जो भारतीय रुपया है उसका बार बार क्या होता है, डेप्रिसिएशन हो जाता है। तो उन चीजों को रोकने के लिए या किस तरीके से भारत के रुपया का स्टेबलाइजेशन किया जाए, उस पर वो बात कर रहे थे। यहाँ देखिए इस आर्टिकल में यहाँ पे नीचे भारतीय रुपयों का स्टेबलाइजेशन कैसे हो सकता है, क्या क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए, उसका जिक्र किया गया है। ठीक है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। क्या लिखा है कि रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए आरबीआई ने आंतरिक कमेटी का गठन किया था। कमेटी की सिफारिश, अब देखिए क्या क्या सिफारिशें उस कमेटी ने दिया था, इसको आप लोग मेंस में यूज कर सकते हैं या इंटरव्यू में यूज कर सकते हैं। कमेटी के द्वारा क्या क्या रिकमेंडेशन है, तो भारत को रुपया ट्रांजैक्शन के हब के साथ रुपये के मूल्य निर्धारण का केंद्र बनना होगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा है, जिन देशों के साथ व्यापार हो रहा है उसकी करेंसी को रुपये से अदला बदली की सुविधा बहाल करनी होगी, यानी कहा जा रहा है कि डॉलर से नहीं बल्कि आपस में ही जो है रुपया से ही उसका आदान प्रदान कर लिया जाए, बदला अदला बदली कर लिया जाए। तीसरा पॉइंट कह रहा है, विदेश में रहने वाले भारतीयों को रुपये से जुड़े बैंक खाते खुलवाने के लिए प्रेरित करना होगा। अगला पॉइंट कह रहा है, उन्हें कुछ सहूलियत भी देनी होगी, यानी हमारे जो एनआरआई रहते हैं या भारतीय व्यक्ति जो विदेश में रहते हैं उनको प्रोत्साहित करके भारत में बैंक अकाउंट खुलवाना चाहिए, रुपये में उनको पैसा जमा करने की सुविधा देनी चाहिए, ये सब पॉइंट कहा जा रहा है। उसके बाद भारतीय भुगतान प्रणाली को अन्य देशों की भुगतान प्रणाली से जोड़ने का काम करना चाहिए। उसके बाद वैश्विक स्तर पर 24 घंटे रुपये की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। तो ये कुछ 5-6 पॉइंट जो है ये आरबीआई के द्वारा जो कमेटी गठित की गई थी उसके द्वारा कहा गया है। इंटरव्यू वगैरह में अगर आपसे या मेंस में इस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछता है जिसमें आपको पॉइंट लिखना हो, तो ये आप कमेटी का जो सुझाव है, रिकमेंडेशन है, उस पर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला न्यूज अभी हाल देखिए। में हुआ ना, भारत और मालदीव के बीच स्थानीय रुपये में ही जो भी है करेंसी उसमें आयात जी निर्यात जी, करना है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके का जो है अभी हाल फिलहाल में बहुत सारा कदम उठाया गया है। जैसे आप गौर करेंगे कि जो पेट्रोलियम से जो आयात हो रहा है उसके लिए भारत डायरेक्ट रुपए में पेमेंट करता है। इसके अलावा भारत का यूएई के साथ जो पेट्रोल है उसको भी जो है भारत इंडियन करेंसी में डील कर रहा है। ठीक है, साथ ही साथ अगर ईरान बात करिएगा तो वहाँ पे बार्टर सिस्टम लगाया है, भारत जो है उसमें ऑयल के बदले में यहाँ से खुद खाद्य पदार्थ भेजता है। तो इस तरीके से जो है भारत डॉलर से अपनी निर्भरता कम कर रहा है। ठीक है, तो ये सब न्यूज में आता रहता है। उसका देखिए एक न्यूज है ब्रिटेन से जुड़ा हुआ, फैमिली वीजा के लिए अब ब्रिटेन में लागू की उच्च वेतन सीमा। मतलब क्या है ना कि जो ब्रिटेन में कुछ लोग रहते हैं, अगर भारतीय या अन्य देशों के भी अगर कोई व्यक्ति रहते हैं, तो पहले क्या था कि उनका 20 लाख के आसपास एनुअल सैलरी था, तो वो जो है अपने परिवार को फैमिली वीजा के तौर पर ला सकते थे घूमने के लिए, रहने के लिए। लेकिन अब ब्रिटेन जो है उसकी सीमा को बढ़ा दिया है। ठीक है, अब ये 30 लाख के आसपास कर दिया है। तो ये एक न्यूज है, मतलब ब्रिटेन जो है वो मतलब इजी पॉलिसीज जो है उसको टाइट कर रहा है। ठीक है, तो आसानी से लोग उसके देश में ना जा सके, इस तरीके से इस नज़र से इसको देखा जा सकता है। ठीक है, उसका देखिए यहाँ पेगासस के बारे में न्यूज है, बताइए पेगासस के बारे में आप लोगों को आइडिया है किस देश के द्वारा ये बनाया गया था, ये सॉफ्टवेयर किस देश के द्वारा हाँ, डेवलप ये किया गया इज़राइल सर का था, एक पेगासस वायरस है? जी सॉफ्टवेयर, स्पाईवेयर है और इसको खास इजराइल करके के द्वारा इज़राइल ने बनाया गया था। खरीदे। ठीक है, हाँ, इजराइल के एनएसओ द्वारा बनाया कंपनी। गया।
जी। ओके, देखिए फिर ये एक न्यूज है बिहार से है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, गोपालगंज न्यूज में आया, तो ये बताइए कि बिहार के गोपालगंज में जो है एक खास प्रकार का धातु पाया गया था, ठीक है, उसका नाम क्या था? हम लोग यूरेनियम था ना और सर। नहीं नहीं कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया, ठीक है, कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया। हाँ और वो नेचुरल ऑकरिंग एलिमेंट नहीं था, उसको जो है लैब में बनाया जाता है, ठीक है, सबसे पहले उसको कैलिफोर्निया में डेवलप किया गया था, इसीलिए इसका नाम कैलिफोर्नियम पड़ा था, ठीक है। देखिए अगला क्या है, लिंडी कैमरून होंगी भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त। तो वर्तमान में जो है उनको भारत का एम्बेसडर या उच्चायुक्त बनाया गया है, ठीक है। और ब्रिटेन और भारत काफी समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता है ना, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़ा हुआ जो है समझौता करने का कोशिश कर रहा है। तो जो ये है लिंडी कैमरून, हो सकता है नए काल में ये जो है पूरा हो जाए, तो इससे संबंधित ये न्यूज छपा था। अगला न्यूज देखिए, म्यूचुअल फंड और एसआईपी में 2 लाख करोड़ का निवेश। तो ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है। अच्छा, एसआईपी के बारे में किन्हीं को पता है क्या, ये एसआईपी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म क्या है बताइए? ये काफी चर्चा में रहता है ये टर्म, एसआईपी। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, बिल्कुल है ना, ये है कि म्यूचुअल फंड वगैरह में जब लोग पैसा जमा करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्या करता है ना कि आपके बैंक अकाउंट से कुछ रुपए जो भी आप लगाना चाहते हैं, जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो डिडक्ट कर लेता है, ठीक है। ये इसको एसआई सुविधा कहते हैं। तो ये टर्म हो सकता है पूछा जा सकता है, तो एसआईपी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है, HAL से खरीदे जाएंगे 97 LCA मार्क A1 लड़ाकू विमान, ठीक है, मतलब 1A लड़ाकू विमान। अब ये क्या है समझिए, रक्षा मंत्रालय जो है वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो है HAL, उससे जो है ना विमान खरीदने वाला है, ठीक है। उसका नाम क्या है, 97 LCA मार्क 1A। और जो विमान का नाम दिया गया है LCA मार्क 1A, ये तेजस का ही जो है ना आधुनिक संस्करण है, यानी तेजस जो विमान है उसका ही अन्य नाम है ये। तो याद रखिएगा कि तेजस जो है ये स्वदेशी निर्मित है, इसको भारत के HAL के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। ये बताइए कि राफेल किस देश के द्वारा खरीदा गया था, कहाँ से लाया गया था भारत में, राफेल जो है राफेल फ्रांस। फ्रांस से सर। जी, और फ्रांस की किस कंपनी के द्वारा इसको खरीदा गया था, एसॉल्ट किस कंपनी? एविएशन, डसॉल्ट, एसॉल्ट एविएशन। हाँ बिल्कुल हाँ, सॉल्ट डसॉल्ट, एविएशन। डसॉल्ट एविएशन के द्वारा। और कितना खरीदा गया है, कितनी राफेल को? सर 36 पाँच। के आसपास है, ठीक है, 36। अच्छा। ओके, देखिए अगला न्यूज क्या है, ये देखिए कि वैज्ञानिकों को जुपिटर से मिलता जुलता, यानी बृहस्पति ग्रह से मिलता जुलता जो है एक ग्रह मिला है, एक्सोप्लैनेट है, यानी हमारे सौरमंडल के बाहर ऐसा कोई ग्रह मिला है। तो इसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया है POI 4862b, ठीक है। तो ये नाम वगैरह आप छोड़ भी सकते हैं, बस इतना याद रखिए कि ये एक्सोप्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम से बाहर मिला है, 762 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये सब हम लोग जानते हैं। प्रकाश वर्ष जो है ये किस चीज की गणना करने का माध्यम है, प्रकाश वर्ष से क्या दूरी गणना का, दूरी का। डिस्टेंस दूरी का का। सर, सबसे लंबी दूरी मापा जाता है इससे। अच्छा, नहीं नहीं, पारसिक क्या होता पार्सेक है? से सबसे ज्यादा। बिल्कुल सर, पारसेक सर वो वो सबसे बड़ी है और इसके सबसे बाद ज्यादा लाइट दूर। ईयर जी है। जी जी बिल्कुल, जी। ठीक है। तो ये देखिए बृहस्पति के आकार का ग्रह है, याद रखिएगा। तो बृहस्पति के आकार का ग्रह का मतलब क्या है कि बृहस्पति जो है ना वो हमारे सोलर सिस्टम का सारे जो परिवार जिसका सबसे बड़ा ग्रह है। और वो इतना बड़ा बड़ा ग्रह है कि पृथ्वी जैसा कम से कम 1300 ग्रह जो है वो जुपिटर में समा सकता है। तो इतना बड़ा आकार है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये बताइए कि मंगल ग्रह और, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक बेल्ट पाया जाता है, इस बेल्ट को क्या कहते हैं? मार्स के बेल्ट, अच्छा, शुद्ध शुद्ध ग्रह वाला। क्षुद्र ग्रह का वेट पाया जाता है। बिल्कुल एस्ट्राइड्स इसको कहते मंगल हैं। और बृहस्पति। ये बताइए कॉमेट्स किसको कहते हैं, कॉमेट्स क्या है? चंद्रमा रहता के है और बीच। इसमें तेल होता है, ठीक है, इसमें पूछ रहता है, ठीक है। यस सर। हाँ हाँ। जी, हाँ अब वो ओके, विपरीत रहता है। विपरीत रहता है, ओके, चलिए। अच्छा, एक एक कॉमेट है, ठीक है, धूमकेतु है, जो हर साल में पृथ्वी का के पास से गुजरता है, उसका नाम पता है आप लोगों को?
अच्छा, हेली हेलीज कॉमेट हेली वाला हेली हेली है ना, नाम हाँ, है वो हेली। 72 साल जी जी, 72 मैं साल वही बाद बोल या रहा था 76 कि साल बहुत। बाद पृथ्वी पे आता है। ओके ओके, ठीक है, तो वही हेलीज कॉमेट है, वो पृथ्वी के पास से गुजरता है। ठीक है। अच्छा ये बताइए, एक चंद्रशेखर लिमिट है, ठीक है, ये क्या है, किन्हीं को आइडिया है चंद्रशेखर लिमिट क्या है? यस सर। बताइए मैम क्या है ये? सर ये चंद्रशेखर लिमिट में क्या होता है कि जब तारा अपना मतलब वो गर्म होकर ठंडा होने लगता है, और उसको क्या मतलब बोला जाता तारा है जो जब है वो। अपना लाइफ साइकिल खत्म कर रहा होता है ना। यस सर, हाँ, और इसके बाद जी फिर जी। वो ब्लैक होल में समाहित हो जाता है ओके, चंद्रशेखर तो क्या लिमिट। चंद्रशेखर लिमिट क्या है बताइए, संख्या कितनी है वो? 0 सर एग्जैक्ट नहीं याद है संख्या। 0.4 के आसपास है, ठीक है। ओके एक सर। बार ये चेक कर लीजिएगा। देखिए लास्ट लास्ट ईयर जो है, आप लोग याद करेंगे, 69 बीपीएससी में से एक पल्सर करके एक सवाल पूछा था, है ना। यस इसके सर। अलावा यस सर। बहुत बहुत सारा जो है परियोजना पूछा था, है ना, जो अलग अलग ग्रहों के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे जुनू मिशन था, है ना। हाँ तो इस क्षेत्र में से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जा रहा है, और हाल फिलहाल में जो है पूरे दुनिया में स्पेस एक्सप्लोरेशन से संबंधित बहुत सारा घटना चल ही रहा है ना। जैसे लकड़ी का सैटेलाइट बनाया जा रहा है ना, मंगल ग्रह पे जा रहा है, परसिवरेंस रोवर है ना। उसका देखिए चांद के दक्षिणी कोने पे जो है जापान भी पहुंच गया है, 5वां देश हो गया। तो इस तरीके का चीज सर चला एक ही जा रहा है। प्राइवेट कंपनी भी अमेरिका का पहुंच गया दक्षिणी ध्रुव पे। बिल्कुल 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 सही कह रही है। तो ये सब चला ही आ रहा है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो ये सारी चीजों को तैयार रखें ना। गोल्डी लॉक्स जोन के बारे में हम लोग बात किए थे, बताइए क्या गोल्डी लॉक्स जोन? सर गोल्डी लॉक्स जॉन का मतलब होता है ना, जैसे पृथ्वी के बाहर भी कहीं जीवन संभव हो सके। देखिए गोल्डी लॉक्स जोन का मतलब ये है कि वो कोई जोन, जगह है जहाँ पे पृथ्वी जैसा ही वातावरण हो, यानी वहां पर यस सर। जीवन जीवन संभव हो, उस जोन को जो है ना गोल्डी लॉक्स जोन कहते हैं, ठीक है। ओके चलिए, काफी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। अगला न्यूज देखते हैं। अमेरिका का जापान दक्षिण कोरिया संग सैन्य अभ्यास। तो आप जानते होंगे कि दक्षिण कोरिया जो है ये साउथ चाइना सी के आसपास मौजूद है, और वहां पे उत्तर कोरिया और चीन, ये दो देश जो है उनका कहते हैं कि निगेटिव वे में प्रकोप, मतलब उस क्षेत्र में जो है ना अस्थिरता का कारण बना हुआ है ये दो देश, ठीक है। तो अमेरिका जो है इन दो देशों को प्रति संतुलित करने के लिए जापान और दक्षिण कोरिया के साथ मिलके साउथ चाइना सी के नॉर्दर्न क्षेत्र में सैन्य अभ्यास कर रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये क्यों कर रहा है, ये समझिए कि वो उस क्षेत्र में चीन को प्रति संतुलित करना चाहता है ना, काउंटर बैलेंस करना चाहता है, ठीक है। इसका कोई नाम वगैरह नहीं दिया गया था, बस इतना याद रखिएगा कि 3 देश है, अमेरिका, उसके अलावा है जापान और दक्षिण कोरिया। चलिए एक करंट का न्यूज पूछते हैं आप लोगों से। अब मालाबार एक्सरसाइज हो रहा है, ठीक है, मालाबार एक्सरसाइज। ये बताइए किन देशों के बीच होता है मालाबार एक्सरसाइज? सर ये भारत। क्वाड देश। हाँ, क्वाड क्वाड। बिल्कुल, है ना, क्वाड देश है। मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देश। अच्छा ठीक, कहाँ पे हो रहा है ये, किन्हीं को आइडिया है? एकदम करंट का न्यूज है। ये सर अमेरिका यूएसए में। में। नहीं, क्वाड का मीटिंग अमेरिका में हो रहा है, मालाबार एक्सरसाइज पूछ रहे हैं। ये सर ये ये विशाखापट्टनम के ये पास हो कौन रहा है, सा। ठीक है, विशाखापट्टनम के पास यस हो सर, रहा है। सॉरी सर याद था, कंफ्यूज कोई हो बात गई। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग इसी तरीके से रिवाइज करने ही तो आए हैं ना, कोई बात नहीं। चलिए यस अगला सर। देखते हैं। भारत में प्लास्टिक कचरा उत्पादन सबसे कम, ठीक है। देखिए ये हमारे लिए न्यूज है, लेकिन हम लोग रिवाइज क्या करेंगे। हमको ये बताइए किन्हीं को अर्थ सूट डे पता है क्या, क्या होता है, या प्लास्टिक सूट डे? यस सर, इस दिन क्या होता है, अर्थ सूट डे या अर्थ ओवर, मतलब उसमें ना वो प्लास्टिक यूज नहीं करना होता है, जीरो नहीं नहीं आवर देखिए, बोला जाता है सर। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। देखिए सर ये। होता क्या है, मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जो दुनिया में है ना कि प्लास्टिक बहुत ज्यादा हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको डिकम्पोज करने का, उसको जो है ना डिग्रेड करने का पृथ्वी का या हम लोगों का ना एक लिमिट है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या होता है ना, उससे ज्यादा ही प्लास्टिक कचरा यूज कर रहे हैं ना, यानी हमारे पास उसको डिग्रेड करने का अब क्षमता नहीं बचा है। तो साल का वो जिसके बाद जो है हम प्लास्टिक को डिग्रेड नहीं कर सकते, उसका अपचयन नहीं कर सकते हैं, उस दिन को ना, उसी दिन को जो है साल का प्लास्टिक सूट डे माना जाता है, ठीक है। तो विश्व का अलग अलग देश है ना, वो अलग अलग तिथि को प्लास्टिक सूट डे मनाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि भारत का जो है ना प्लास्टिक सूट डे ये 6 जनवरी को ही मनाया गया था इस साल। मतलब क्या कि हम लोग 1 से लेकर 6 जनवरी तक जितनी प्लास्टिक यूज किए ना, साल भर में उतनी ही प्लास्टिक का हम लोग अपचयन कर सकते हैं। यानी उसके अलावा बाकी बचे
कितना 350 दिन के आसपास जो बचा, 354 दिन, ठीक है, उतने का प्लास्टिक जो है ना हमारा, वो इन्वायरमेंट में फैल रहा है, वो प्रदूषण के रूप में फैल रहा है, ठीक है। तो यही न्यूज है ना, प्लास्टिक सूट डे यही होता है। समझ में आया ये चीज क्या है? ठीक है, हेलो, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। तो ये देखिए ये जो यूपीएससी में पूछा भी गया था प्लास्टिक सूट डे के बारे में पिछले एग्जाम में, आप लोग याद रखिएगा कि ये ठीक है। चलिए, तो भारत में प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन सबसे कम। अब देखिए क्या है कि भारत का सूट डे तो हम लोग 6 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन गौर करने की बात यह है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश है। तो यहाँ जो है ना अत्यधिक मात्रा में अगर प्लास्टिक का उत्पादन होता भी है या यूज भी करते हैं लोग, तो यहाँ पे जो है ना प्रति व्यक्ति जो है प्लास्टिक कचरा बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर आप इस अमेरिका या यूरोपियन कंट्री से तुलना करें तो क्वांटिटी में ये जरूर ज्यादा दिखेगा, लेकिन अगर उसी को हम प्रति व्यक्ति के हिसाब से देखें तो ये काफी कम मात्रा में है। तो ये रिपोर्ट बताता है कि भारत का जो प्लास्टिक कचरा है, तो भारत की स्थिति जो है प्रति व्यक्ति प्लास्टिक कचरा उत्पादन में सबसे कम है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। अगला न्यूज देखते हैं। यहाँ पे देखिए न्यूज ये है, यात्री वाहनों की बिक्री जो है वो बहुत ज्यादा हो गई है, 42 लाख, नहीं बहुत ज्यादा बिक्री हुई थी। तो कल भी हम लोग ये बात किए थे, निर्मला सीतारमण के स्टेटमेंट के का भी चर्चा किए थे। उन्होंने कहा था कि युवा जो है वो गाड़ी नहीं खरीदते हैं या इस तरीके की चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, लेकिन ठीक अपोजिट हो रहा है ना। 2 पहिया वाहन या 4 पहिया वाहन या सार्वजनिक वाहन, इन सब की बिक्री जो है अचानक तेजी से बढ़ी है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ये न्यूज़ है, मैरी कॉम पेरिस ओलंपिक के अभियान प्रमुख पद से हटी। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ओलंपिक, तो हम लोग यही रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बताइए कि ओलंपिक में इस साल पहले तो कहाँ पे आयोजन हुआ था, किस नदी पे हुआ था, ये बताइए। सर पेरिस में सिंधु सीन नदी पे। नदी पर पेरिस। ओके, पेरिस में नहीं हुआ था सर। बिल्कुल। और भारत जो है उसको कितना पदक मिला है कुल? 6 6 पदक। 6 एक सिल्वर 5 एक ब्रॉन्ज। सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज। ठीक है, एक सिल्वर जो नीरज चोपड़ा को मिला है, उसके अलावा 5 ब्रॉन्ज जो मिला, किनको किनको मिला है बताइए। सर 2 जीती 2 तो हो है गया तो मनु भाकर, सर 2 हाँ शूटिंग में मनोहर जीती को। हैं। और एक ठीक है, सरब एक शरद कमल जीते हैं और 3 और शरद कमल तो एक नहीं जीते हैं इस बार। सरबजोत सिंह जीते हैं सर। यस सर सरबजोत सिंह है। जी, हाँ सर। एक स्वप्नील करके हैं, स्वप्नील भी हाँ जीते हैं स्वप्निल ये कुछाला। अमन इस सहरावत। साल। सब बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, याद अमन रखिएगा। सहरावत। और एक भारत अमन का कौन सा, सहरावत है सर। बिल्कुल, और भारत का कौन स्थान रहा है? 71वां। 71वां। 71वां स्थान, ठीक है, बढ़िया। और अभी भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है बताइए। पीटी उषा। ठीक है, हाँ पीटी ओलंपिक का उषा। जो आयोजन हुआ था तो उसमें ध्वजवाहक कौन बने थे भारत के? हाँ पीवी सिंधु ये तो और हाँ शरद कमल। हाँ सब बढ़िया। और जो लास्ट हुआ था प्रोग्राम, उसमें ध्वजवाहक कौन थे? मनु भाकर समापन में और मनु भाकर पी आर और शायद श्रीजेश। पीआर पीआर श्रीजेश। सिंह। बहुत बढ़िया, देखिए यही टाइप हो गया है सारा, इससे आसपास ही सवाल बनेगा, ठीक है। चलिए ये देखिए हमारे लिए ये न्यूज है कि मूडीज जो है ना वो भारत की जीडीपी को बारे में बताया कि वो 6.1% की रफ्तार से बढ़ेगा। तो हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो भारत क्या क्या बता रहा है ग्रोथ रेट, ठीक है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बजट और इकोनॉमिक सर्वे, है ना, कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे क्या कह रहा है, हमारा ग्रोथ रेट कितना बता रहा है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट इस न्यूज में क्या है, मूडीज, ठीक है। ये मूडीज जो है ये क्या है, तो किन्हीं को आइडिया है कि मूडीज के बारे में ये है क्या? आप लोगों को यस सर मूडीज सर ये जी एक बताइए। रेटिंग एजेंसी है। जी, एजेंसी है। ओके। अच्छा, इसके अलावा भी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में पता है आप लोगों को कोई नाम? एक फिंच है। फीच है बिल्कुल सर, बिल्कुल। मूडीज है और क्रिसल है। जी, अच्छा ये बताइए एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? एमनेस्टी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए जी बताइए। वैसे मानवाधिकार से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए चीजों पे नजर रखता है, ठीक है, ओके। चलिए अगला देखिए, नेपाल के दीपेंद्र ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाए थे, काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, ठीक है। ये नेपाल के खिलाड़ी हैं, इनका नाम है दीपेंद्र सिंह एरी, ठीक है। इन्होंने T20 क्रिकेट में यानी इंटरनेशनल क्रिकेट में 6 छक्के लगाए हैं, और ये छक्का जो है कतर के खिलाफ इन्होंने लगाया है।
इससे पहले, है ना, यानी दीपेंद्र सिंह से पहले जो है 2 और ऐसे और खिलाड़ी थे जिन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। विराट आप लोगों को कोहली। आइडिया नहीं? ये नहीं, विराट युवराज कोहली सिंह नहीं है। है। नहीं, युवराज जी, सिंह। युवराज सिंह है, और एक और खिलाड़ी है वेस्ट इंडीज के, बताइए। किरण पोलार्ड। बिल्कुल, है ना। तो याद रखिएगा, युवराज सिंह जो है उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ स्टुअर्ट ब्रॉड के ओवर में लगाया था। उसके बाद जो पोलार्ड है, उन्होंने अकेला धनंजय है श्रीलंका के, उनके खिलाफ बनाया था। और अभी वर्तमान में नेपाल के दीपेंद्र सिंह एडी हैं, उन्होंने के खिलाफ जो है 6 छक्के लगाए। एक ठीक है, और लगाया था सर, हाँ, कौन सोमालिया कौन कंट्री का तो था। ये हम T20 इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे अगर वनडे और इन सब में जाइएगा तो बहुत सारे खिलाड़ी, हर्षल गिब्स भी हैं, है ना। में जो रवि शास्त्री, उन्होंने भी 6 छक्के लगाए हुए हैं। तो हम लोग अभी सिर्फ टी इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ओके, अगला न्यूज देखिए क्या है। हेल्थ ड्रिंक श्रेणी से सभी उत्पाद हटाए गए। अब देखिए क्या है कि जितने भी ई कॉमर्स साइट है, जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील वगैरह है, तो इन सब पे क्या होता है ना कि बहुत सारे सॉफ्ट ड्रिंक, जैसे बॉर्नवीटा हो गया, हॉर्लिक्स है, या इस तरीके का, जैसे बूस्ट है, नेस्ले का कॉफी है, इन सबको क्या होता है ना, कई बार हेल्थ ड्रिंक के नाम पे बेचते हैं लोग, है ना। तो इसको फटकार लगाते हुए जो है सरकार ने सभी ई कॉमर्स कंपनी से जितने भी ड्रिंक है ना, इसको इस कैटेगरी से हटाने की बात की है, ठीक है। तो ये सब हेल्थ ड्रिंक के नाम पे अब नहीं बिकेगा, ये चीज है, ठीक है। और इसको हटाने के लिए कहा गया है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। देखिए ईयर था, तो हम लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि अभी इलेक्शन जो हुआ है उसके बारे में, ठीक है। तो ये किस क्रम का इलेक्शन था बताइए, लोकसभा का कौन सा क्रम था ये? 18वां। अच्छा हुआ। 18वां लोकसभा। अच्छा अच्छा, ये बताइए, मैनिफेस्टो जारी किया जाता है ना, मैनिफेस्टो ये क्या होता है? क्या ये यहाँ पर कि संवैधानिक प्रावधान है, या इलेक्शन कमीशन के द्वारा क्या जारी करने का ऐसा आदेश दिया जाता है? ये संवैधानिक प्रावधान में होगा सर। नहीं, ऐसा कुछ ये नहीं अपने है। भी राजनीतिक पार्टी संवैधानिक हैं, नहीं है। वो अपने चुनावी मुद्दों को देते हैं मैनिफेस्टो थ्रू, अलग बिल्कुल अलग बिल्कुल। राजनीतिक पार्टी के द्वारा। हाँ, तो ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान भी नहीं है, और इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी ऐसा कुछ नॉर्म नहीं है। ये पार्टी जो है अपने तरफ से ही जारी करती है, ठीक है, कि आने वाले सालों में अगर उनकी सरकार बनती तो क्या काम करेगी, ये मैनिफेस्टो कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि आचार संहिता जो लागू होता है वो कब से लागू होता है? पर इलेक्शन से एक मंथ इलेक्शन डेट का घोषणा होने के साथ ही तो जिस इलेक्शन कमीशन जो है इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट करता है, उसी दिन से जो है आदर्श आचार संहिता लागू हो जाता है, ठीक है। ये आदर्श क्या होता है? जी, क्या क्या बोल रहे हैं? बोले आदर्श आचार संहिता ये क्या होता है? मतलब जो आदर्श संहिता होता है ना, कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसको ही आचार संहिता कहते हैं। और आदर्श आचार संहिता मतलब क्या है कि उसमें जो सबसे मोरल बेस्ट है, कोड सबसे ऑफ अच्छी चीज, कंडक्ट। बिल्कुल मोरल कोड ऑफ कंडक्ट उसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि किसी भी क्षेत्र में, है ना, किसी भी क्षेत्र में जो है चुनाव प्रचार रुक जाता है, ठीक है, इलेक्शन से कुछ देर पहले, तो कितने देर पहले जो है इलेक्शन प्रचार को रोक देना रहता है? 24 घंटा पहले सर। 24 घंटे पहले। देखिए, इसके पीछे इसका नियम क्या है इलेक्शन कमीशन का, ये समझिए। चुनाव खत्म के 24 घंटे पहले, ठीक है। तो चुनाव खत्म होने के 24 घंटे पहले जो है इसको रोक देना है, चुनाव प्रचार को, याद रखिएगा, ठीक है। यस चलिए सर। अगला देखते हैं। ऑपरेशन मेघदूत है, ठीक है। तो ऑपरेशन मेघदूत का वर्षगांठ रहा होगा, इसलिए पूछा गया, मतलब न्यूज में आया था। 40 वर्ष हुए इस साल ऑपरेशन मेघदूत को। और ये सियाचिन दिवस के नाम से भी जाना जाता है, यानी सियाचिन पर जो है वहां पे जो कुछ आतंकवादी संगठन के द्वारा जो आक्रमण कर दिया गया था, या उसको कैप्चर किया गया था, उसको आजाद कराया गया था, ऑपरेशन। ये 1984 में हुआ था, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। ये ब्रिज कोर्स के बारे में दिया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला देखिए, यहाँ देखिए, ईरानी सेना ने भारत आ रहे इजराइल के पोत पर कब्जा किया। तो हाल फिलहाल में जो ये हमारा मिडिल ईस्ट है ना, इजराइल, लेबनान, ईरान, इराक, ठीक है, ये सब जो है काफी जो है चर्चा में बना हुआ है अभी वर्तमान में भी। अगर आप करंट का न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो अभी इसराइल ने ईरान पे जो है हमला कर दिया है, ठीक है। तो ईरान की जो सेना, उसको किस नाम से जानते हैं, किन्हीं का आइडिया है बताइए?
ईरान की जो सेना है ना उसको ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा। इस पे इजराइल का हमला हुआ है। अच्छा, इजराइल का जो खुफिया विभाग है उसको किस नाम से जानते हैं बताइए, बताइए। सिट मोसाद। बिल्कुल, मोसाद मोसाद। मोसाद के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अभी कौन है इजराइल के प्रधानमंत्री, कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा इजराइल है, यहाँ पे गजा पट्टी है ना, हमास इसको कब्जा किए हुए है। इधर एक देश है, ठीक है, इसके बीच से जो है बताइए यहाँ पे कौन सा देश होगा इजराइल के पास? इजिप्ट। यरूशलेम। बिल्कुल, ये इजिप्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ ऊपर में कौन सा देश होगा इस तरफ? यहाँ पे सीरिया। डेड सी है, ठीक है, इजराइल के पास यहाँ पे डेड सी भी है, ठीक यस है। सर। रामल्ला का नाम सुने आप लोग? रामल्ला क्या है बताइए? रामल्ला। ये इजराइल का जो है ना, अभी तो देखिए वहां पे प्रशासनिक राजधानी जिसको कह सकते हैं ना वो है, ठीक है, रामल्ला, ठीक है। यरूशलेम क्या है बताइए? यरूशलेम सर वहाँ का एक यरूशलेम धार्मिक तीन देशों का धार्मिक स्थान है। धार्मिक स्थान है। जी जी, बढ़िया, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण। तो अब ये देखिए एक सेना के द्वारा जो है एक स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का विकास किया गया है। इसका नाम क्या रखा है? MPATGM, ठीक है, MPTGM, ऐसा कुछ नाम से है। तो नाम छोड़ सकते हैं, बस ये याद रखिएगा DRDO के द्वारा बनाया गया था। हाल फिलहाल में बहुत इस तरीके का जो है किया गया है डेवलपमेंट। रुद्रम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, रुद्रम क्या है बताइए? सर ये रुद्रम एक एंटी टैंक गाइडेड वो मिसाइल है। बिल्कुल मिसाइल है ये रुद्रम, ठीक है। ये एयर टू लैंड ये करता है, आक्रमण करता है, ठीक है। उसके अलावा INS अरिघात के बारे में बात किए थे हम लोग, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद अच्छा, रखिएगा, ठीक है पनडुब्बी है सर ये। अरिहंत जी। पहला है और ये दूसरा है अरिघात। के बारे में पढ़े थे हम लोग, सेना बॉय चर्चा में था। क्या था सेना बॉय बताइए? क्या सर? सेना से जुड़ सेने बॉय चर्चा में था ये। ये जो है ना पनडुब्बी होती है, ठीक है, पनडुब्बी, इसको ढूंढने के का एक उपकरण के तौर पर जो आप नोट कर सकते हैं सेने बॉय को, ये भारत को अमेरिका से मिला था, ठीक है। अभी वर्तमान में राजनाथ सिंह कुछ दिनों पहले अमेरिका की यात्रा पर गए थे, तो वहां जो उनके साथ डिफेंस डील हुआ था उसमें उनको सेने बॉय भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। ये चर्चा में, ये नाम याद रखिएगा। पूछ सकता है आपको सेने बॉय जो है ये टर्म किस चीज से जुड़ा हुआ है, या पूछ देगा कि भारत को सेने बॉय प्राप्त हुआ है, ये किस देश से प्राप्त हुआ है। भीष्म टैंक के बारे में बताइए, भीष्म टैंक क्या है? आइडिया है भीष्म टैंक क्या है? मोदी जी जब यूक्रेन गए थे अभी, तो वहां पे उन्होंने 4 भीष्म टैंक दिया था यूक्रेन को। ये भीष्म टैंक है क्या? देखिए एम्बुलेंस टाइप का है, ठीक। युद्ध क्षेत्र में अगर इस तरीके का कोई घटना हो जाता अच्छा, है ये तो हाँ हाँ, जी 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 कुछ जी ठीक बता रही पोर्टेबल। हैं। हाँ बिल्कुल, पूरा कीजिए, क्या है पोर्टेबल क्या? पोर्टेबल हॉस्पिटल है सर सर वो। हॉस्पिटल है आपात सर, हाँ। में बिल्कुल इमरजेंसी के समय उसको उपयोग किया जाता है। बहुत बढ़िया, समझिए। बढ़िया बढ़िया। आगरा में शायद ये हुआ था कुछ। तो ये जो है मोदी जी ने इसको गिफ्ट किया है यूक्रेन को, ठीक है। चर्चा में रहा ये सब टर्म, सेने बॉय है, भीष्म टैंक है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जैसे रुद्रम हो गया ये, उसके बाद जैसे मिशन दिव्यास्त्र है, ये चर्चा में रहा है, ठीक है। तो ये सब डायरेक्ट पूछा जा सकता है। अग्नि प्राइम चर्चा में रहा है, तो ये सब आप लोग याद रखें, कोई भी टर्म दे सकता है, पूछ देगा, ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखते हैं। ये देखिए बढ़िया न्यूज है, RBI के द्वारा चालू किया गया है। या धोखाधड़ी रोकने के लिए जांच परख बढ़ाए बैंक, ठीक है। ये RBI की तरफ से एक नॉर्म आया है। तो RBI क्या कर रहा है, एक खास चीज आजकल आप लोग सुने होंगे कि डिजिटल फ्रॉड बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। तो इन सबको रोकने के लिए क्या कर रहा है, तो बढ़ती साइबर धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए अपने प्रयासों के तहत, यानी RBI बहुत सारा प्रयास कर रहा है, उसके तहत RBI जो है अवैध ऋण देने वाले ऐप की बढ़ती संख्या को रोकने के लिए
एक डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी, इसका नाम डिजिटा रखेगा, डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी उसका स्थापित करने वाली है। ठीक है, तो पूछ सकता है आपको डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, तो इसका नाम याद रखिएगा, AI के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अभी देखिए हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले का न्यूज है, ये डिजिटल अरेस्ट है ना, ये टर्म बहुत चर्चा में रहा है। किसी को आइडिया ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है? डिजिटल अरेस्ट ये बहुत चर्चा में रहा है, बताइए कोई। नाम से ही क्लियर है ना कि डिजिटली रूप से जो है ना आपको किया जाएगा, है ना। कोई कोई व्यक्ति है जो ठग टाइप का होता है ना, ये आपको फोन करेंगे और आपको बताएंगे कि आप वो CBI से हैं या आपके साइबर क्राइम साइबर ब्रांच से बोल रहे हैं, और आपको क्या होगा ना कि उसके वीडियो कॉल पे आपको बैठे रहना पड़ेगा। फिर वो आपको बताएगा कि इतना रुपया भेजिए या इस तरीके से ट्रांजेक्शन करें, तब आपको छोड़ा जाएगा। तो ये सब जो है ना बहुत ज्यादा अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है, इस वजह से बहुत ज्यादा ये न्यूज में चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट याद रखिएगा, इस पे कई लेख भी छपा है हाल फिलहाल में। ये सब टर्म जो है बहुत चर्चा में रह रहा है, याद रखिएगा। अभी जो फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज दिया गया है, किन्हीं को किस क्षेत्र में दिया गया है, नाम नहीं बताना है, बस ये बताना है किस क्षेत्र में दिया गया है फिजिक्स का नोबेल प्राइज, कोई बताइए। AI सर, और कुछ था एक। जी जी बिल्कुल, AI यानी डिजिटल जो न्यूरल लिंकिंग वगैरह होता है ना, मशीन डीप लर्निंग वगैरह क्षेत्र में ही जो है इस साल का फिजिक्स का नोबेल प्राइज दिया गया है। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब नोबेल प्राइज वगैरह देखेंगे। 3 ही प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, तो जब एक बार सारा प्राइज दे दिया जाएगा तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अगला देखिए, भारत ने नेपाल को उपहार में दिए 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखिएगा कि भारत जो है वो नेपाल को जो है ये सब कुछ दिया है। इसके अलावा भारत नेपाल से बिजली का खरीद भी करेगा, है ना, बिजली खरीदेगा, तो ये भी न्यूज हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसका देखिए एक न्यूज क्या है, बीते वित्त वर्ष में 18 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता। तो भारत सरकार की प्रतिबद्धता है, पंचामृत वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, है ना। और मोदी जी ने ये ग्लासगो जो COP 21 हुआ था, उसमें ये पंचामृत का फॉर्मूला था, उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता बताई थी कि भारत जो है तेजी से जो है नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ेगा, और जीवाश्म ऊर्जा से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जाएं उस पे अपनी मतलब उसको कम करेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो आप उसको जोड़ कर देख सकते हैं, मेंस एग्जाम में आप इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, COP 26 हुआ था वो ग्लासगो में। जी जी सॉरी, COP 26 बिल्कुल, COP 21 वो पेरिस वाला था ना। हाँ, पेरिस वाली। जी ओके ओके, देखिए अगला न्यूज है, चुनौतियों के बावजूद रिकॉर्ड ऊंचाई पर निर्यात। तो निर्यात एक्सपोर्ट, भारत से जो सामान दूसरे देश में जा रहा है तो वो एक उच्च स्तर पे पहुंच गया, यानी बहुत ज्यादा निर्यात इस वित्त वर्ष हुआ है। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा कि ये 776.68 अरब डॉलर पहुंच गया है, यानी हमारा निर्यात को 776.68 अरब डॉलर पहुंच गया है। ये अब तक का सबसे ज्यादा निर्यात हुआ है इस साल। ठीक है, और जहां तक आयात की बात करें, इंपोर्ट की बात करें, तो इंपोर्ट जो है वो कुछ कमा है, यानी अब हम लोग पहले से कुछ कम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। ठीक है, तो ये इंपोर्ट घट के मतलब कितना हो गया है, तो ये 854.80 अरब हो गया है। ठीक है, तो जिस देश का भी एक्सपोर्ट ज्यादा होता है और इम्पोर्ट कम होता है उसको फायदे में रहता है, ये बढ़िया है। जैसे चीन का आप उदाहरण देख सकते हैं, चीन जो है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इम्पोर्ट कम करता है। तो भारत भी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और इम्पोर्ट कम हो रहा है। तो जिस दिन ये डेफिसिट खत्म हो जाएगा, यानी इम्पोर्ट ज्यादा हो जाएगा, उस दिन हमारी अर्थव्यवस्था फिर जो है वो अलग तरीके से आपको दिखेगी। ठीक है, वर्तमान में हम लोग इम्पोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग डेफिसिट में आ जाते हैं। ट्रेड बैलेंस वगैरह आप लोग पढ़े होंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक्स में टर्म आता है, वो इन चीजों से जुड़ा हुआ है। किन किन चीजों का हम लोग निर्यात करते हैं या किन चीज निर्यात में बढ़ोतरी हुई है, तो गौर कीजिएगा कि सबसे ज्यादा बढ़ोतरी जो है वो लौह अयस्क में हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान में भी बढ़ोतरी हुआ है। ठीक है, तो इन सब चीजों में ज्यादा निर्यात होना शुरू हुआ है। अगला देखते हैं,
ये देखिए न्यूज वही ओलंपिक से जुड़ा हुआ है। तो उस समय फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे इमैनुअल मैक्रोन, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट आया था कि अगर सुरक्षा कारणों के हवाले से बोले थे कि अगर ऐसा होता है, अगर किसी तरह का समस्या नजर आती है, तो हमारा जो उद्घाटन समारोह है वो सीन नदी में नहीं होके जो है वहां पे किया जाएगा, एक स्टेडियम में किया जाएगा। लेकिन इस तरीके का कुछ हुआ नहीं और हमारा उद्घाटन जो है वो पेरिस में सीन नदी पे ही हुआ है। तो न्यूज है, पुराना न्यूज है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं क्या है, बिहार में खूब होगी मानसून की बारिश। तो ये पहले का न्यूज है और इस साल मानसून का क्या हालात रहा है इसके बारे में हम लोगों ने बहुत सारे आर्टिकल देखा भी था, बहुत सारी नदियों के बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, ये न्यूज स्किप करते हैं, इसमें प्रीलिम्स के लिए कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए ये बढ़िया, 20 तक चलेगा अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह, यानी 20 अप्रैल तक। तो 14 से 20 अप्रैल जो है उसको अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया गया है। ठीक है, बिहार के में हो सकता है ये पूछा जा सकता है कि अग्निशमन सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया, तो याद रखिएगा 14 से 20 अप्रैल तक। ठीक है, और एक चीज और इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा कि अप्रैल को जो है अग्निशमन सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, वो जो होता है ना फायर फाइटर्स डे, तो 14 अप्रैल को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि एक बार क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में एक शिप जो है वो मुंबई के आसपास जो है वहां पे स्टेब्लिश हुआ, और उसमें जो है ना बहुत ज्यादा मात्रा में गोला बारूद और बहुत ज्यादा विस्फोटक सामग्रियां भरी हुई थी। और उसमें क्या हुआ कि आग लग गया था। तो बहुत सारे लोग जो थे उसको बुझाने के लिए गए, बहुत सारे जो फायर फाइटर्स होते हैं उसको बुझाने गए, जबकि उनको पता था कि उसमें बहुत ज्यादा विस्फोटक सामग्री रखी हुई है। ठीक है, और जब उसको बचाने गए तो वो क्या हुआ कि कुछ तो उसको बुझा पाए, लेकिन उसमें अंततः आग लग गई और वो पूरा जो शिप था वो विस्फोट कर गया, जल गया। ठीक है, और उसके कारण वहां 2000 से ज्यादा लोग भी मारे गए और उसमें 50-60 लोग जो वो आग बुझाने गए थे उनकी भी मृत्यु हुई थी। उनके याद में जो है 14 अप्रैल को अग्निशमन सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इस बार जो है ये 20 अप्रैल तक, यानी 14 से 20 अप्रैल तक ये सप्ताह मनाया गया है। ठीक है, चलिए पोषण माह कब मनाया जाता है बताइए, साल के किस महीने सितंबर को? सितंबर। सितंबर में। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, देखिए ये काफी इंटरेस्टिंग हुआ क्या है, अमेरिका के फ्लोरिडा में एक व्यक्ति है, उनके घर पे जो है ना एक अप्रत्याशित है ना कुछ ऐसा चीज आके गिर गया, जिसके बारे में आसपास के इलाके में कुछ खबर नहीं थी कि क्या हो सकता है। तो फिर जब इसका जांच कराया गया तो पता चला कि का कोई कुछ मलबा आके उनके छत पे गिर गया था। ठीक है, तो हमारे लिए इसमें न्यूज क्या है ये समझिए। हम लोग स्पेस से जुड़ा भी पढ़ रहे हैं आजकल, तो उसमें देखिए क्या होता है कि स्पेस से जब कोई भी चीज आती है ना, तो तब जब वो वायुमंडल में प्रवेश करती है, एटमॉस्फेयर में, तो फिर जो है ना उसमें आग लग जाता है, और आग लगने के बाद उसका जो वजन होता है ये सब है ना वो खत्म हो जाता है। ठीक है, वो राख के रूप में और बहुत हल्का होके वो गिरता है। इस वजह से जो है ना वो पृथ्वी जो है बचा हुआ रहता है। ठीक है, अंतरिक्ष मलबों से। तो ये बताइए कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, ठीक, लेयर का बहुत सारा लेयर है, उसका नाम क्या है? पहला लेयर क्या है बताइए, पहले लेयर को क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्षोभमंडल। बिल्कुल, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फेयर। उसका दूसरा क्या होता है ट्रोपोस्फियर। बताइए? सब जी, ताप उसका सब तापमंडल। उसके स्ट्रेटोस्फेयर बाद के बाद, संताप मंडल। जी उसके बाद आयन मंडल। आयन मंडल। एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फियर। ओजोन ठीक है, मंडल। मेसोस्फेयर फिर एक्सोस्फेयर। तब चलिए ये बताइए बहिर्मंडल। हमको, ये ट्रोपोस्फेयर यानी जो क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई कितनी होती है? ये शायद 16 18 18 कितना? किलोमीटर। 8 से 18 किलोमीटर होता है ना। हाँ जी, 8 से 18। और एवरेज हाइट की बात करें तो ये 13 किलोमीटर होता है। तो ये बताइए कि 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर, 8 कहाँ पे होता है और 18 कहाँ पे होता है? इसका निचली जो क्षोभमंडल का निचला परत होगा वो, और पोल ऊपरी पे जो है, परत 18। पोल पे क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होती है पोल पे? पोल पे 8 किलोमीटर। ठीक है, और इक्वेटर पे? 18 किलोमीटर। ऐसा क्यों होता है, पोल पे 18। कम और इक्वेटर पे ज्यादा क्यों होता है? ऐसा क्यों है, पोल पे 8 किलोमीटर ही है लेकिन इक्वेटर पे 18 किलोमीटर, ऐसा क्यों होता है?
इसका रीजन देखिए हम बताते हैं, आप लोगों को आइडिया है कि जब भी कोई चीज गर्म होती है ना तो वो एक्सपेंड करती है, फैलती है, ठीक है। और इक्वेटर के पास जो है ना सोलर हीट जो है वो सबसे ज्यादा पहुंचता है और पोल पे बहुत कम। तो पोल पे चूंकि बहुत कम मात्रा में हीट पहुंचता है तो यानी वहां का जो एयर है ना वो संकुचित रहता है, कंप्रेस्ड रहता है। इस वजह से वो 8 किलोमीटर तक ही फैल पाता है, ठीक है। और इक्वेटर पे जो है गर्मी बहुत ज्यादा होती है तो वो फैलकर बहुत दूर तक चला जाता है, इस वजह से ये 18 किलोमीटर तक जाता है, ठीक है। समझ गए। यस सर। भक्ति मैम आप थोड़ा म्यूट कर लीजिएगा ना, आवाज बहुत ज्यादा है। ओके। देखिए ये न्यूज क्या है, सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट नहीं रहे। तो सबसे बुजुर्ग फाइटर पायलट कौन थे? तो ये पंजाब के रहने वाले थे। इनका नाम था स्क्वाड्रन लीडर दिलीप सिंह मजीठिया, ठीक है। इनका 104 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो नाम याद रखिएगा, दलीप सिंह मजीठिया। कल हम लोगों ने पढ़ा था तो एक मिजोरम के एक व्यक्ति थे, ठीक है। सबसे बुजुर्ग थे वो, द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने हिस्सा लिया था, सूबेदार थे वो, ठीक है। तो इस तरीके का न्यूज हो सकता है कई बार पूछता है, ठीक है। तो इसको आप लोग साइड में लिख सकते हैं, हम लोग एक दो बार रिवाइज करेंगे तो ये नाम याद हो जाएगा। उसका देखिए अगला न्यूज क्या है कि इसरो ने रॉकेट इंजनों के लिए हल्का नोजल विकसित किया। बस इतना याद रखिएगा, इसरो ने कुछ इस तरीके का चीज डेवलप किया है, बहुत हल्का है। और हल्का क्यों है? तो ये कार्बन कार्बन, ठीक है, उसको मिलाकर बनाया गया है, ठीक है। आप लोग कार्बन नैनो ट्यूब्स वगैरह पढ़े होंगे ना, उससे मिलाकर बनाया गया, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है इसको, ठीक है। अगला देखिए क्या है, नासा के हेलीकॉप्टर ने मंगल से धरती पर अंतिम संदेश भेजा। तो आप लोगों को आइडिया होगा कि नासा जो है अपने तरफ से एक परसिवरेंस रोवर, ठीक है, और इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर था इंजनिटी हेलीकॉप्टर, ये दोनों को भेजा था एक अभियान के तहत। तो जो इंजनिटी हेलीकॉप्टर है उन्होंने अपना अंतिम संदेश जो है वो भेज दिया है, ठीक है। यानी वो अब वो अभियान जो है वो खत्म हो चुका है। तो हो सकता है पूछ दे कि ये इंजनिटी या परसिवरेंस रोवर जो है ये किस ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा ये मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगला न्यूज देखिए, अल नीनो खत्म, जुलाई से ला लीना की संभावना। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अल नीनो और ला नीना ये है क्या? क्या है ये? हवा का नाम है? क्या है? जी सर, मॉनसून है? हवा का नाम। अल नीनो क्या है? हवा का नाम है? बताइए, जूही है लाइन पे, बताइए। आरती मैम है, यस रंजीत बताइए, सर। अल सर नीनो क्या ये है? एक हवा ये का नाम। मौसम सर को ये इफेक्ट गर्म हवा। डालता है, एक एक ही करेंगे। चक्रवात है सर। नहीं नहीं नहीं, चक्रवात नहीं है। समुद्री मौसमी ये गर्मी। हवाएं, नहीं नहीं, हवा मौसमी नहीं हवाएं है, होती है। बिल्कुल हवा नहीं है ये, यही कॉन्सेप्ट है ना, इसको समझना है कि अल्नीनो और लानीना है ना, ये हवा नहीं है बल्कि ये गर्म जल, मतलब ये जलधारा का नाम है, ठीक है। यस सर, जलधारा है। समुद्री जलधारा का नाम है। एक और सेकंड ये क्वेश्चन में एल नीनो गर्म है, ला लीना ठंडा है। बिल्कुल, तो कभी हम लोग जब ज्योग्राफी में बात करेंगे ना तो समझेंगे कि ये अल्नीनो और लानीना किस तरीके से भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। सबसे पहले तो यही समझिए कि अल्नीनो और लानीना है ना, वो ना कोई हवा है ना, और कुछ मानसून वगैरह से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि ये एक जलधारा है, ठीक है, जो पैसिफिक ओशन में चलती है और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न साइड से चलती है और साउथ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसके वेस्टर्न कोस्ट तक चलती है, ठीक है। ये याद रखिए, कई बार ये भी लोगों में प्रॉब्लम होता है, उनको लगता है कि ये इंडियन ओशन में कहीं चल रहा होगा, ऐसा नहीं है। ये अल्नीनो और लानीना जो है ये पैसिफिक ओशन में चलता है, इसका भारत से कोई लेना देना नहीं। बस इसका असर जो है कई बार भारतीय मानसून पे होता है, ठीक है। ये चीज समझिएगा आप लोग, ओके। तो ये न्यूज क्या है कि अल नीनो और लानीना है। पर अच्छा ये बताइए कि अल नीनो और लानीना में से मॉनसून को फायदा कौन सा देता है, अल नीनो देता है कि लानीना देता है? ला नीना देता है सर। बिल्कुल लानीना देता है। और लानीना जो है ना ये एक गर्म जल धारा है। तो जब गर्म जल धारा, फायदा समझिए, लानीना क्या करता है, ये फायदा दे रहा है। फायदा कैसे देता है ये समझिए, ये गर्म जल धारा है, ठीक है। और जब ये ऑस्ट्रेलिया के निकट ये गर्म जल धारा पहुंचता है ना, तो सूर्य का रोशनी है ना उसको कम ही मात्रा में जरूरत होता है पानी को वाष्पित करने के लिए, क्योंकि लानीना का जल जो है ना ये पहले से थोड़ा गर्म है। तो थोड़ी मात्रा में भी अगर सूर्य की किरण पड़ती है, रोशनी पड़ती है, तो वो क्या होता है, इवेपोरेट होना शुरू कर देता है। तो कम ही मात्रा में इवेपोरेट होने पर भी क्या होता है कि मानसून को फायदा कर देता है। लेकिन अलग है कि ये ठंडी जलधारा है, ठीक है।
और ठंडी जल को इवेपोरेट करने के लिए ज्यादा सूर्यताप, ठीक है, ज्यादा सूर्यताप की जरूरत होती है, तो इसलिए इस तरीके से प्रभावित करती है। जब हम लोग ज्योग्राफी में देखेंगे इसको डिटेल में, इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि अल नीनो है ना, इसका अर्थ क्या है, तो इसको छोटा बच्चा इसका अर्थ होता है, ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या है अल नीनो, तो मैं पढ़ देता हूँ इसको। जलवायु संबंधित घटना अल नीनो भूमध्य रेखा के पास प्रशांत क्षेत्र में पानी के तापमान में बदलाव के कारण होता है। अल नीनो का स्पेनिश भाषा में अर्थ छोटा लड़का है। इसका असर पूरी दुनिया पर होता है। लानीना का अर्थ छोटी लड़की है। इससे वर्षा में वृद्धि होती है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको हल्का डिस्कस किया है, ज्योग्राफी में इसको डिटेल में देखेंगे। चलिए देखिए अगला न्यूज क्या है, उपचार के लिए पीएफ खाते से 1 लाख रुपए निकाले जा सकते हैं। आप लोग एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ईपीएफओ होता है, यानी जो लोग रिटायरमेंट से पहले जो होता है ना, पेंशन के रूप में पैसा जमा करते हैं प्रोविडेंट फंड में, ठीक है। तो उससे जो है खराब हो गया ना, आपात की स्थिति में जो है पैसा निकाल सकते हैं। ये न्यूज है यहाँ, ठीक है। कृष्णकांत आप म्यूट कर लीजिएगा, ठीक। अगला न्यूज देखते हैं, देखिए उज्बेकिस्तान में जनरल पांडे ने आईटी लैब का किया उद्घाटन। तो इस तरीके का न्यूज कई बार पूछता है। तो भारतीय सेना के प्रमुख हैं जनरल मनोज पांडे, उन्होंने उज्बेकिस्तान की यात्रा के दौरान उज्बेक सशस्त्र बल अकादमी में अत्याधुनिक आईटी लैब सुविधा का उद्घाटन किया। ये पूछ सकता है कि किस देश में इन्होंने उद्घाटन किया, तो याद रखिएगा उज्बेकिस्तान में इन्होंने उद्घाटन किया, ठीक है। उज्बेकिस्तान कहाँ पे है बताइए, किस क्षेत्र में है ये? सेंट्रल एशिया में है सर। सेंट्रल एशिया में सर। ठीक है, सर बहुत ये सब बढ़िया। रसिया से टूट के बना है। बिल्कुल रसिया से यूएसएसआर। टूटा है, यूएसएसआर के विघटन के बाद बना था, बहुत बढ़िया। अच्छा ये देखिए, अंतरिक्ष मिशन को 2030 तक मलबा मुक्त बनाने का लक्ष्य। तो इसरो के जो प्रमुख एस सोमनाथ, उनके द्वारा जो है स्टेटमेंट आया था। हाल फिलहाल में जो स्पेस डे वगैरह मनाया गया है ना, उसमें भी राष्ट्रपति जो है हमारी द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने भी इन बातों को